शंकर जी हम लोग के लिए मंत्री बाद में है, भैया पहले हैं, चूंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी के हमारे सीनियर हैं और हम लोग भैया ही कहते हैं हमेशा। इनका आशीर्वाद सदा बना रहता है हम लोग के ऊपर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आज यहाँ पर आपका। यूनिवर्सिटी में भी हम लोग आपको सर ही कहते थे और आज की खबर का ये मंच यहाँ पर आप आए, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे डायरेक्टर साहब की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। तो परिवहन सर एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत विस्तृत विभाग है, बड़ा विभाग है। अभी एक बहुत बड़ी योजना शुरू हुई है जो पिछली कैबिनेट की मीटिंग में जब आप मिले थे वहाँ पे तो भी बात हुई थी। अब जो बस है वो गांव-गांव तक पहुंचेगी। एक सबसे खुशी की बात यह है कि अब गांव तक सड़क का नेटवर्क हो गया है। पहले मुश्किल था, लेकिन बस तब भी नहीं चलती थी, चाहे सड़क हो या ना हो। अब तो सड़क बन गई है, अब गांव-गांव तक बसें पहुंचेंगी। इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है, कुछ उसी प्लान से शुरुआत करिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐसे सरकारी आंकड़े देखे जाए तो 59,163 ग्राम सभाएं हैं। ऐसे गांवों को सोचा जाए तो पूर्वे और वे मिला करके 1 लाख गांव हैं, लेकिन हम सरकारी आंकड़े पे ही जाते हैं। 59,163 गाँव में आज भी 12,267 गाँव ऐसे हैं जहां पर आज भी बसें नहीं चलती हैं। हम लोगों ने सर्वे कराया और उस सर्वे में 7,000 गाँव ऐसे थे जहां पर हम बस को ले जा सकते थे। 5,000 गाँव आज भी है जहां पर बसें हमारी जाने पर उसको टर्न करने में आज दिक्कत होती है। लेकिन हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग से भी रिक्वेस्ट किया कि उस गांव को भी इतना आप सड़क अच्छी कर दीजिए कि उस गांव में भी हम बस पहुंचा सकें। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में आज जो है पक्की सड़कें अच्छी हो गई हैं। और अभी पिछले कैबिनेट में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो परिवहन योजना, इसके माध्यम से 12,200 गांव में हम बसें ले जाएंगे। और आप अभी देखें कि अभी हमने मंगलवार को कैबिनेट से पास किया और आज अखबार के सभी अखबारों में आप विज्ञापन आप देख सकते हैं कि सभी में विज्ञापन आ गया है कि लोगों को उसके आमंत्रण भी हम लोगों ने कर दिया है कि प्राइवेट पार्टनर के साथ उसको हम आगे कर रहे हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए हैं जिसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीडीओ, हमारे एआरटीओ और आरएम इसमें उसके मेंबर्स होंगे। और इसमें हमने परमिट को खत्म कर दिया है। ये ग्रामीण सेवा के लिए हमने परमिट नहीं लेंगे और टैक्स भी नहीं लेंगे, माने टैक्स भी नहीं लेंगे, परमिट भी नहीं रहेगा। सस्ते में लोगों को, गांव के लोगों को सेवा मिले, इसके लिए हमने इसको शुरुआत की है। और ये छोटी बसें होंगी, ये 7 मीटर और 9 मीटर से बड़ी बसें नहीं होंगी, क्योंकि बड़ी बसें अभी भी कुछ गांवों में चलने में दिक्कत आती हैं। तो हमने इसके लिए नियम में संशोधन किया है कि केवल 7 मीटर और 9 मीटर बसें होंगी जो 28 सीटर मैक्सिमम होंगी। और अभी हमने एक गांव में 2 बसों को किया है, एक अप और एक डाउन के लिए। और जिस तरह से इसका लोड फैक्टर बढ़ता जाएगा, जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी रिकमेंड करती जाएगी और हम बसों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। और सबसे बड़ा इसमें एक और चीजें होगी, गांव के लोगों को आवागमन का तो एक साधन होगा ही होगा, उसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी जनरेट होगा। एक बस में कम से कम 7 लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे ड्राइवर है, कंडक्टर है, क्लीनर है, मैकेनिक है, पेंटर है, ऐसे सब मिलाकर के 7 लोगों को मिनिमम रोजगार प्राप्त होगा। हम इस बसों को गांव में खड़ी करेंगे, रात में बसें गांव में खड़ी हो जाएंगी, सुबह में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे वहां से गांव से चल करके ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय पर आ जाएंगे। उसी पर 2 चक्कर 3 चक्कर लगाए और शाम को 4 बजे के बाद अनिवार्य रूप से 7 बजे 8 बजे तक वो गांव में फिर से पहुंच जाए। जिसको कचहरी आना है, जिसको स्कूल जाना है, किसी को गांव का सामान शहर में लेके बेचना है, दिन भर अपना काम करे, शाम को फिर उसी बस से वापस आ जाए। अपने घर में रह करके ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर काम करेंगे
तो कम पैसे में भी उस काम को कर सकते हैं, उनको रोजगार मिलेगा। इसलिए इसको हमने मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो परिवहन योजना की शुरुआत की है। ये सर ये जो बसें हैं अनुबंधित होंगी, लेकिन रोडवेज के पास जो अपनी बसें हैं 13,599 बसें हैं शायद, उसमें हमारे पास इस समय आज की तारीख में, जब मैं मंत्री बना था तो मेरे पास 8,500 बसें थी। आज मुझे कहने में प्रसन्नता हो रही कि आज 15,000 बसें, 15,000 बसें, 15,000 बसें हैं। और देश के सबसे यंग, मैंने जो उसको आप कहेंगे कि नया फ्लीट किसी के पास है, पूरे देश की बात करता हूं, तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें हैं। हमारी बसों की औसत आयु 5 वर्ष 3 माह है, जो पूरे देश में नंबर 1 में हूं। महाराष्ट्र हमसे आगे था, आज उनसे भी आगे मैं हूं, उत्तर प्रदेश आगे। जाहिर सी बात है रोड नेटवर्क बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश और का। हमारे बसों में आज सभी बसों में जीपीएस लगा हुआ है, सभी बसों में पैनिक बटन लगा है। कोई भी हमारी माताएं बहनें यदि उनको आवश्यकता महसूस होती है कि कोई उनके साथ कोई किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है, तो पैनिक बटन को दबा देंगी। 1090 से भी उसको मैं जोड़ दिया हूं, और हमारे विभाग के भी अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। 10 मिनट में कोई ना कोई अधिकारी और पुलिस के व्यक्ति उस बस के पास पहुंच करके उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का काम करेगा। ये उत्तर प्रदेश में हमने पहली बार इसको शुरुआत की है। आज हमारी बसें आप मोबाइल पर देख सकते हैं कि हमारी बसें अभी कहां पर हैं। जिस रूट पर आपको जाना है उस रूट पर आप केवल हमारी जो ऐप हमारी सेवाएं हैं उसे आप उस पर आप जाएंगे तो आप पता चल जाएगा। लखनऊ से आपको कहीं जाना है, आप टाइप करेंगे तो सभी बसों का आपको डिटेल आ जाएगी, और बसें कब कितने देर में आपके पास आ जाएगी, उससे आप जा सकते हैं। या आपका कोई परिवार का व्यक्ति किसी बस से आ रहा है तो कितने बजे पहुंचेगा, उसको भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बड़ी चुनौती भी है सर, जो बताइए आपने 15,000 के आसपास बसें हैं, उसमें से 11,500 के आसपास चल रही हैं, कुछ खराब खड़ी हैं। जो 700 के आसपास एसी बसें हैं, आंकड़ा अगर दुरुस्त कर दें 700 शायद हैं, उसमें से 30% खड़ी हुई हैं। ये क्या स्टाफ की कमी है या? देखिए, स्टाफ की कमी है। हमारे यहाँ कंडक्टर और ड्राइवर का ज्यादातर दिक्कतें आती हैं। एक प्रोसेस है भर्ती करने का। ड्राइवर की भर्ती तो हमारे आरएम लेवल पर हो जाती है, लेकिन कंडक्टर की जो भर्ती होती है उसका बहुत बड़ा प्रोसेस है। हम लोग सेवा आयोजन कार्यालय से उसको लेते हैं, उसमें से 3 हम अपने जेम पोर्टल से 3 उसमें से सिलेक्ट करते हैं। 3 प्रकार के, जो मान लीजिए हमको 100 लेना है तो 300 लोगों का हम उसमें सिलेक्ट करते हैं, और 300 में से फिर हम इंटरव्यू करते हैं, भर्ती करते हैं। इसका एक प्रोसेस होने में हमको टेंडर के लिए 45 दिन देना पड़ता है। फिर इस तरह को प्रोसेस करने में हमको 6 महीना से ऊपर लग जाता है। तो फिर उतने ही लोग फिर हमारे से अलग भी हो जाते हैं, तो उसके कारण थोड़ी दिक्कत आती है। हमने जो इसके लिए एक रास्ता निकाला कि अपनी महिलाओं के लिए हमने डायरेक्ट भर्ती शुरू किया, और आज मुझे कहने में प्रसन्नता है कि 3,000 महिलाओं को हमने डायरेक्ट मेला लगा करके उनको भर्ती किया है और उनको कंडक्टर बनाया है। हमारी जो एक पिंक सेवा बस चलती है, जिसके ड्राइवर कंडक्टर सभी महिलाएं होती हैं, और महिलाओं को भी अब ड्राइवर की भी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, उनको भी ड्राइवर के ट्रेनिंग दे करके उनको भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। तो एक दिक्कत आती है उसके लिए भी हमने अब नई, जो हमने 4 दिन पहले ही बैठक किया था, हमको 5,000 कंडक्टर की जरूरत थी। मैंने कहा 10,000 भर्ती कर लीजिए, और उनको उस समय बुलाइए जब आपको आवश्यकता हो। ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए, लेकिन उनको 3 महीना 6 महीना का उनको टाइम दे दीजिए कि जब हमें आवश्यकता होगी हम आपको बुला लेंगे। तो ये इसके कारण थोड़ी सी दिक्कत होती है, कुछ बसें हमारी खड़ी रहती है। जैसा कि अभी आपने बताया कि बस की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब निरंतर ये आगे और बेहतर काम होते रहेंगे, क्योंकि लगातार सरकार इस ओर अग्रसर है। लेकिन परिवहन मंत्री के तौर पर अगर हम पूछें, अभी चूंकि 2027 भी बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में अभी प्राथमिकताएं सबसे बड़ी आपके सामने क्या है परिवहन मंत्री के तौर पर? देखिए, परिवहन विभाग का 2 पार्ट है। एक पार्ट है कि लोगों की सुगम परिवहन सेवाएं मुहैया कराना, जिसमें हमारे यूपीएसआरटीसी परिवहन निगम है, जिसके बारे में भी हमने चर्चा किया। दूसरा हमारे एक विभाग है परिवहन विभाग, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, टैक्स जमा होता है, परमिट जारी होता है, सड़क सुरक्षा का काम होता है। ये सब एक दूसरा पार्ट है हमारा। तो आज जो सबसे बड़ा आज हमारे लिए चैलेंज है सड़क सुरक्षा। आप कोरोना काल में 2 वर्षों में जितनी मृत्यु नहीं हुई थी,
2 वर्षों में कोरोना काल में 20,000 22,000 मृत्यु हुई थी, लेकिन हमारे सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 23,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। उस मृत्यु दर को हम लोग को रोकना है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में 13 हाईवे एक्सप्रेसवे है, यहाँ की सड़कें अच्छी हो गई हैं। जिस तरह से गाड़ियों की स्पीड बढ़ रही है, दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं, तो हम लोग उसको रोकने के लिए काम कर रहे हैं। देश में उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पर सड़क सुरक्षा के लिए हमने एक अलग से आरटीओ नियुक्त कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन में चला गया अध्याचन हर जिले में। जैसे एक हमारे प्रशासन का एक आरटीओ होता है जो हमारे रजिस्ट्रेशन, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब देखता है। एक हमारा प्रवर्तन का देखता है जो गाड़ियों को चेक करता है। अब तीसरा ये आरटीओ मेरा होगा जो केवल सड़क सुरक्षा के लिए देखेगा कि लोग हाई स्पीड से चलेंगे उनको नियंत्रित करना है, जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं उनको रोकेगा, जो बिना बेल्ट के चलते हैं उनको रोकेगा, जो गाड़ियां सही नहीं है, उनका फिटनेस सही नहीं है, उनको देखेगा, कोई हमारी ओवरलोडिंग गाड़ियां चल रही हैं उसको रोकेगा। उसके लिए हमने एक अलग से विंग बनाया है और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरी इसकी स्वीकृति दिया। आज 75 जनपदों में हमारे ये आरटीओ सड़क सुरक्षा का एक पद सृजित किया और 352 पद मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। अभी हमारा विभाग केवल जिला मुख्यालय पर रहता है, अब आने वाले दिनों में हमारा विभाग तहसील स्तर पर रहेगा, जहां हमारे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर होंगे, हमारे वहां सिपाही होंगे। 1995 के बाद अभी हम जो है सिपाहियों की भर्ती कर रहे हैं। अपने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हमने भर्ती दिया है, जिसमें अभी 500 सिपाही हमारी भर्ती होकर के आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिपाही ही नहीं थे। हम कैसे अपने जो है सड़क सुरक्षा के लिए हमको जितना कार्य करना चाहिए उतना मैन पावर ही हमारे पास नहीं था। तो इसके लिए हमने अभी जो अपने सैनिक कल्याण निगम होता है उससे हम अपने जो पूर्व सैनिक होते हैं उनको ले रहे हैं, और अब तब तक हमारे भर्ती होकर के आ जाएंगे तो पूरे तहसील स्तर पर मैं रखूंगा इनको। और आगे एक पीटीओ का हमारे यहाँ पद होता है, पैसेंजर टैक्स ऑफिसर बोलते हैं उनको, उनका भी पीसीएस का पद होता है, उसका भी हम सृजन करना है कि हम अपने विभाग को तहसील पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विभाग है और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सड़क सुरक्षा। और सड़क सुरक्षा में ड्राइविंग लाइसेंस भी है। आप देखे होंगे विदेशों में ड्राइविंग लाइसेंस मिलना बहुत कठिन होता है, लेकिन अपने यहाँ सबसे आसान है। उसके लिए हम अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। अब हम जो है ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। हमने खुद उसमें मैं जाकर के, मैं जब कक्षा 8 में पढ़ता था तब से गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मैं 3 बार उससे गुजरा और तीनों बार हमको रिजेक्ट कर दिया, जो उसका जो वो है ऑटोमेटिक वो है। तो आज हर जगह हम ऑटोमेटिक जो है ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। बछरवा में एक हमने बनाया है ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। कभी आप इलाहाबाद की तरफ गुजरे तो बछरवा में कभी रुक करके मेन रोड पर ही है, आप देखिए उसमें सिमुलेटर की भी व्यवस्था है। जैसे हवाई जहाज की ट्रेनिंग होती है पायलट की, उस तरह से हम उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और हर जनपद में कम से कम 3 खोलने का मेरा इरादा है और अब तक 50 जगह पर हम एलवाई जारी कर चुके हैं। निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं रोडवेज में, और कानपुर में मैं देखता था एक डिपो हुआ करता था, वर्कशॉप हुआ करती थी, उसको भी अपग्रेड करने की बात चल रही है। लेकिन जो चुनौतियां हैं वो कम नहीं हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। डग्गा मार बसें, अगर बात करें तो लखनऊ में ही डग्गा मार बसें, जो चौराहा है वो आशियाना वाला, वहां से चलती हैं। इसके अलावा आलमबाग चौराहे से चलती हैं, उस पर रोक नहीं लग पा रही है। नहीं, देखिए एक तो आपने कहा कि डिपो की बात कही, तो बता दूं आपको, मैंने हमारे दर्शक जाने, मैं उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक हवाई अड्डा की तरह बस अड्डा बना रहा हूं। लखनऊ में 3 बस अड्डे हमारे बनने जो हवाई अड्डा की तरह बनने हैं। एक गोमती नगर में ही हयात होटल के बगल में गोमती नगर स्टेशन के सामने 1000 करोड़ रुपया से मेरा बस अड्डा बन रहा है, जिसमें मॉल, होटल, अच्छे लाउंज सब प्रकार का होगा। बनना शुरू हो गया, बहुत अच्छी तेजी से बन रहा है। एक 4 बाग रेलवे स्टेशन के सामने बना रहा हूँ। एक जो है आपके एयरपोर्ट के पास जो है अमोसी में बना रहा हूँ। इस तरह से 23 बस अड्डा हमारा बनना शुरू हो चुका है और 54 अभी हमारे जो टेंडर में आ रहा है, इसी मार्च महीने में टेंडर आ जाएगा। और दूसरा आपने कहा डग्गा मार, मैं चैलेंज करता हूं, सदन में भी कहता हूं, उत्तर प्रदेश में एक बस भी अब डग्गा मार नहीं है।
एक बस भी डागामार नहीं। डागामार की परिभाषा क्या है? कोई बस आप हमको एक बता दीजिए कि जिसका रजिस्ट्रेशन ना हो, जिसका इंश्योरेंस ना हो, जिसका टैक्स ना देता हो। मैंने एक बस आप पकड़ करके मुझे बताइए कि ये बस है जो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका टैक्स नहीं जमा है, जिसका इंश्योरेंस नहीं है, तब आप उसको डागामार कह सकते हैं। हर बस आज की तारीख में टैक्स जमा कर रहा है, रजिस्ट्रेशन करा रहा है, इंश्योरेंस है, डागामार नहीं है। वो हमारे नियमों का उल्लंघन करता है। जैसे मान लीजिए जिसको आप कह रहे हैं कि अवध चौराहे पर, ये सही है, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि बहुत सारी बसें जो चल रही हैं वो गलत चल रही हैं, लेकिन वो बसें क्या है, वो नेशनल परमिट लेते हैं। वो नेशनल परमिट ले लेते हैं, भारत सरकार ने लागू किया उनको, लेकिन उनको इसलिए लागू किया है कि इस स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जाएंगे, वो पर्यटक को लेकर के जाएंगे। वो करते क्या है, नोएडा से चलते हैं लखनऊ लेके आ जाते हैं, लखनऊ से चलते हैं बनारस लेके चले जाते हैं। माने ए से लेकर के जेड हमारे यूपी में ही उसको वो करते हैं। उसमें नियम यह है कि एक बार आप बैठाएंगे पैसेंजर को तो ले जाकर के अंतिम जगह उतारेंगे, रास्ते में कहीं उसको नहीं उतारेंगे ना रास्ते में चढ़ाएंगे। हमारे नियमों को उल्लंघन करते हैं। यही तो और इसके लिए हम समय समय पर उसका अभियान चलाते हैं। इस समय भी अभियान चल रहा है मेरा, लेकिन फिर भी मैं इसको स्वीकार करता हूं कि जितना और होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। इसलिए उसका एक कारण है कि जब लोग उसमें बैठे रहते हैं, जब उनको मैं पकड़ता हूं, चालान तो कर देता हूं, लेकिन जब सीज करता हूं तो हमको उनको विकल्प देना पड़ता है। उनको दूसरे बस में बैठा करके उनको गंतव्य तक छोड़ना पड़ता है। यदि 2 घंटा 3 घंटा वो बैठ जाते हैं सड़क पे तो उनको दिक्कत आती है। तो मैं व्यवस्था बना रहा हूं। आज भी मैंने बैठक किया था। आज उस बैठक में मैंने निर्णय लिया कि हमारे पास अब मैं बल्बो बस मंगा रहा हूं। बल्बो बस से हमारी रहेगी 10-20 स्टार रहेगी कि कोई बस को हम यदि सीज करेंगे तो उसके पैसेंजर को तुरंत उसको बैठा करके अपनी अच्छी बस में उसको वहां तक छोड़ेंगे जहां तक के उसने जो प्राइवेट बस वाले ने उनसे किराया ले लिया है, और उस बस को हम सीज कर देंगे। और उस बस में जितना हमारा खर्चा आएगा उस बस उससे वसूल लेंगे। आज जब तक पैसा नहीं देगा तब तक उस बस को रिलीज नहीं होने देंगे। ये नियम आज ही मैंने इसको आज अपने बैठक में किया है। तो ये अभी ताजा तरीन आपका निर्णय है, फैसला है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इस पर कैसे, जो मुझे लगता है कि परिवहन विभाग के जो आपके अधिकारी हैं वो भी उनकी मिली भगत रहती होगी, तभी तो इस तरह से बस का परमिट कहीं और का है, जा किसी और रूट पे रही है, निरीक्षण। ये मैं आपसे मैं ओपन चर्चा कर रहा हूँ। केंद्र में भी मेरी सरकार है, यहाँ भी मेरी सरकार है। उत्तर प्रदेश के 48,000 बस और ट्रक 48,000 खरीदी गई उत्तर प्रदेश में, और उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है नागालैंड में, आंध्र में और हमारे पड़ोसी राज्यों में। वहां पर वो गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं। नियम है कि 52 टन का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमारे यहाँ सही होता है, लेकिन दूसरे जगह जाके 55 टन में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। हमारे यहाँ 36 जो है स्लीपर का रजिस्ट्रेशन होता है, बगल के स्टेट में जाकर के 42 पर वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। मैंने गडकरी जी से इसकी शिकायत की है और जल्द इस पर निर्णय होगा कि या तो पूरे देश का एक तरह का नियम बनाए। अब नागालैंड का रजिस्ट्रेशन की गाड़ी आप लखनऊ में देख सकते हैं, वो वहां फिटनेस करने भी नहीं जाती है, वहां चलने भी नहीं जाती है, मेरे सड़क को तोड़ते हैं, यहां पर वो एक्सीडेंट करते हैं, और पैसा किसको जमा करते हैं, नागालैंड को खरीदते हैं उत्तर प्रदेश में, और जाके रजिस्ट्रेशन कराते हैं नागालैंड, आंध्रा और अरुणाचल में, और वहां बिना गाड़ी गई ही फिटनेस हो जाती है। ऐसे 48,000 गाड़ी केवल 3 वर्षों में हुई है, जिसमें 2,000 करोड़ का मेरा राजस्व का नुकसान किया है। तो इस पर भी हम अभी भारत सरकार को लिखे हैं कि आप इस पर सख्त कार्रवाई करिए, नहीं तो मैं उत्तर प्रदेश की सड़क पर इनकी गाड़ियों को नहीं चलने देंगे। केंद्र में भी आपकी सरकार है, कार्रवाई हो ही जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि परिवहन इतना बड़ा विभाग आप संभाल रहे हैं और भविष्य भी बेहतर ही होगा परिवहन का। आपका समय देने के लिए दयाशंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी विभाग की बात को कहने के लिए अवसर दिया कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, माननीय जोगी जी के मार्गदर्शन में, आपने दर्शकों को, उत्तर प्रदेश की जनता को बताने का अवसर दिया। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक चीज, जैसा कि विवेक त्रिपाठी जी ने सारे सवाल आपसे पूछे हैं परिवहन के तौर पर, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात जो छूट गई हो और आप चाहते हो कि जनता को पता लगना चाहिए, तो माइक आपके हाथ में है।
बस एक बात जनता से अपील करना चाहता हूं कि सड़क सुरक्षा में सहयोग करें। जो हम लोगों ने बहुत नियम कानून बना रहे हैं, लेकिन नियम कानून से कुछ नहीं हो सकता है। जैसे हमने एक नियम बनाया कि नो हेलमेट नो फ्यूल, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, लोग वहां हेलमेट रखे रहते हैं और 5 रुपया 10 रुपया लेते हैं और जाकर के पेट्रोल लेकर के फिर हेलमेट उसको वापस कर देते हैं। हम तो उनको सुरक्षा के लिए किए हैं। दूसरा, अब आप हाईवे पर लोग चल रहे हैं, हम कैमरे लगा रखे हैं, और जब कैमरे के पास जाते हैं तो स्पीड धीरे कर लेते हैं और फिर हाइट बढ़ा लेते हैं, तेज कर लेते हैं। फिर हमने नियम बनाया कि भाई इन कब हो रहे हैं, आउट कब हो रहे हैं, तो उसका हम समय को तय करके उसको चालान करते हैं। तो इन तो होते हैं, आउट से पहले कहीं चाय पीने लगते हैं, बाथरूम चले जाते हैं, फिर उसमें कवर कर लेते हैं। मेरा कहना यह है कि नियमों को पालन करें, ये आपके लिए है, ये आपके जीवन के लिए है, ये देश के लिए है। आप देश के आप कर्णधार हैं और आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। और एक और बात बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम लोगों ने राहगीर योजना एक चालू की है कि कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है, यदि आप उसको अस्पताल में पहुंचाते हैं तो उसको 25,000 रुपया जो पहुंचाएगा उसको राहगीर बोलेंगे, और जो वहां के थाना अध्यक्ष उसमें दर्ज कर देगा कि ये व्यक्ति ने इनको पहुंचाया, उसको 25,000 रुपया इनाम देंगे और उसको प्रशस्ति पत्र भी देंगे। और 1.5 लाख रुपया तक कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो कोई व्यक्ति एक्सीडेंट होकर के जाता है अस्पताल, तो उस समय उसको इलाज करने के लिए डॉक्टर पैसा मांगता है और उसके पास पैसा नहीं होता है। तो उत्तर प्रदेश ने, देश के हमारे गडकरी जी ने निर्देश दिया है और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कि किसी भी अस्पताल में, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, यदि वहां कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जाएगा तो 1.5 लाख रुपया तक का इलाज सरकार कराएगी और 7 दिन तक का इलाज का खर्चा सरकार देगी। क्योंकि आदमी उस दुर्घटना से बचे, इसके लिए हम सब ने काम किया है। इसको और ज्यादा से ज्यादा इसको आप लोग प्रचारित करें, और मैं कहूंगा कि सभी लोग अपने अपने मोबाइल पे ये राहगीर योजना को जरूर कम से कम इसको जो है अपने मोबाइल में डालें। कि यदि पहले क्या होता था कि लोग एक्सीडेंट होता था, लोग डरते थे कि पुलिस केस हो जाएगा, हम क्यों जो है इसको अस्पताल पहुंचाए। अब आज हम उनको 25,000 रुपया भी देंगे, उनको प्रशस्ति पत्र भी देंगे और उनको एक प्रमाण पत्र भी देंगे कि भाई आपने एक व्यक्ति की जान बचाने में सहयोग किया, और 1.5 लाख रुपया तक उसके इलाज का भी खर्चा हम देंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा तो लोगों की जान बचेगी, ये मैं कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती समय आपने निकाला और यहाँ पर आप आए।